नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई वो कविता जिसका नाम है वे आंखें। और कविता को हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ चुके थे। इसके भावार्थ को भी हमने यहाँ पर समझ लिया था। अब हम कविता को यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे और साथ ही इसके पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कविता का यहाँ पर जो कविता है आपने देखा किसानों के विषय में लिखी गई है। और उस समय जब हमारा देश आजाद हो चुका था, लेकिन जो हमारे देश के पूंजीवादी लोग थे, जो जमींदार लोग थे, वो किस तरह से किसानों की दुर्दशा कर रहे थे। देश आगे बढ़ रहा था लेकिन किसान कैसे पीछे छूट रहे थे और कैसे उनकी दुर्दशा देश में हो रही थी, वो सारी बातें यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई हैं। तो देखिए, यहाँ पर वे आंखें, इस कविता के माध्यम से कवि ने पूरे एक तरह से किसान के जीवन के बारे में बताया है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो लेखक ने यहाँ पर कवि ने यहाँ पर जो किसान है उसकी आंखों को अंधकार की उस गुफा के समान बताया है जो अंधकार से भरी हुई है। और उसको देखकर डर लगता है क्योंकि उसमें दूर दूर तक दुख भरा हुआ है, दूर दूर तक दारुण भरा हुआ है और एक रुदन भरा हुआ है, एक तरह से करुणा उन आंखों में भरी हुई है। तो क्या कहते हैं, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में उसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदस्य वह किसका। तो यहाँ पर कवि कहते हैं वह स्वाधीन किसान रहा। नाम के लिए तो वह भी एक स्वाधीन किसान था, स्वतंत्र किसान था और उसकी आंखों में भी अभिमान भरा था, यानी कि वो स्वाभिमानी था। वो खुद से मेहनत करता था और खुद से कठिन मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके वो अपने लिए भोजन एकत्रित करता था, अपने लिए खाना एकत्रित करता था, अपना परिवार पालता था। एक तरह से वो अपना जीवन तो लगभग ठीक ठाक जी ही रहा था। लेकिन जैसे हमारा देश आजाद हुआ और कहने को हमारा देश आधुनिक हुआ, कहने को हमारा देश विकसित हुआ, लेकिन किसानों की क्या दुर्दशा हुई कि उन्हें मझधार में छोड़कर, उसे उसी स्थिति में छोड़कर संसार जो है आगे निकल गया, आगे बढ़ गया। और क्या दशा हुई एक किसान की, लहराते वे क्षेत्र दुर्गों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। लहराते हुए खेत दुर्गों में, जहां आज उसके खेत लहलहाया करते थे, उसके हरे भरे खेत जो है लहराया करते थे, वो उन्हीं खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है क्योंकि वो अपना कर नहीं चुका पाया है, अपनी लगान नहीं चुका पाया है और उसको भरने के चक्कर में उसको उन्हीं खेतों से बेदखल कर दिया गया था। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण में, यानी कि उन खेतों में उगी हुई एक एक घास ही उसके जीवन की खुशी थी, उसी से उसका परिवार चलता था। उस खेत में उगा हुआ एक एक पौधा उसके जीवन के लिए महत्व रखता था, यानी कि अगर चाहे वो घास बोए, चाहे वो सब्जी बोए, चाहे वो अनाज बोए, हर एक चीज उसके लिए उपयोगी थी क्योंकि उसके घर में एक गाय भी थी जिनको वो चारा दिया करता था, उसके बच्चे भी थे, फैमिली थी, परिवार था। तो इस तरह से उसके जीवन की जो खुशी थी वो उन्हीं खेतों से थी, उसके परिवार की जो हंसी थी वो उन्हीं खेतों से थी। लेकिन आज सब कुछ उससे लुट गया है, सब कुछ उससे छीना जा चुका है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कानपुरों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। उसका जो बेटा है उसने, क्योंकि जवान बेटा है और उसने इसका विरोध करने की कोशिश की, जमींदारों से वो लड़ा, उनके सामने आवाज उठाई, तो उन्हीं कानकुरों ने
अपनी लाठियों से मार मार कर उसके बेटे को मार डाला था। तो वही जवान बेटा उसकी आंखों में घूमा करता था, जो उसकी आंखों का तारा था, उसके जीने का एकमात्र सहारा था। वो बेटा आज उसके पास नहीं रहा, उसको भरी जवानी में इन जमींदारों के द्वारा मार दिया गया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बदरों की जोड़ी। अब देखिए, लगान नहीं चुका पाया, कर नहीं दे पाया, या मूल नहीं चुका पाया, इस कारण उसके समझाने के लिए, बुझाने के लिए, बातचीत करने के लिए जो उसका बेटा गया था उसे भी मार दिया गया था। और लगान कर चुकाने के कारण उसका सब घर बार, उसकी खेती बाड़ी सब कुछ बेच दी गई थी। महाजन जो थे, जमींदार लोग जो थे, कानपुर लोग जो थे, उन्होंने ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, और रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बदरों की जोड़ी। जो बैल जिनकी कुर्की कर दी गई थी, जिनको नीलाम कर दिया गया था, जिनको बेच दिया गया था कौड़ी के भाव, वो बैल जो उसका जीवन थे, उसका जीवन उन्हीं से चलता था। क्योंकि किसान के लिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो बताया था किसान के लिए एक बैलों की जो जोड़ी होती है वो सबसे ज्यादा महत्व रखती है। और खास तौर पर उस टाइम पे जब हमारे देश में इतनी ज्यादा मशीनें नहीं थी, इतनी ज्यादा संसाधन नहीं थे। आज के टाइम में तो आपको किसी भी किसान के पास बैल नहीं मिलेंगे, आपको मशीनें मिलेंगी, ट्रैक्टर मिलेंगे, या अलग अलग तरह की खेती करने की आधुनिक संसाधन मिलेंगे। तो उसके जो एकमात्र सहारा थे वो भी उनको कुर्क कर दिया गया था। उजरी उसके सिवा कब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उसकी एक गाय थी उजरी, उसको भी ले गए थे महाजन लोग, उसको भी लेकर चले गए थे। और वो ऐसी गाय थी कि वो किसी और को दुहाने नहीं देती थी, वो केवल और केवल किसान से ही दूध निकलवाती थी। तो आज उसकी आंखों में वो गाय भी घूम रही है, उसकी आंखों में वो गाय भी घूम रही है। जो उसके घर में सुख का जो कारण था वही गाय थी। उसके घर में जो एक तरह से खाना बनता था, एक तरह से जो खुशहाली थी, जो सुख था, वो उसी गाय के कारण था। और वो गाय भी चली गई थी तो उसके घर का सुख भी उजड़ गया था। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब इस तरह से जब खेत का अनाज समाप्त हो गया है, घर पर जो गाय बैल थे वो बिक गए हैं, सब घर द्वार बिक चुका है, जवान बेटे की मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी पत्नी इस दुख को संभाल नहीं पाई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई। और बीमारी में किसान के पास इतना पैसा नहीं था, इतनी चीजें नहीं थी, संसाधन नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का दवा दर्पण कर सके। और इसी कारण उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। और उसकी जो छोटी सी दुधमुही बच्ची थी, दुधमुही बच्ची, दूध पीने वाली बच्ची जो थी, तो वो भी, क्योंकि माँ भी मर चुकी थी, माँ की भी मृत्यु हो चुकी थी, घर पर जो एक गाय थी जिससे उसका पालन पोषण होता था वो गाय भी बिक चुकी थी, सब कुछ समाप्त हो चुका था। तो वो दुधमुही बच्ची भी अपनी माँ की मृत्यु के 2 दिन बाद ही मर गई थी। इस तरह से पोतहू घर में उसके थी, नाम लक्ष्मी था, यद्यपि पतिघातन। उसके घर पर एक पोतहू थी, यानी कि उसकी एक बहू थी जिसका नाम लक्ष्मी था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, और उसको भी कोतवाल ने अपने पास पकड़कर मंगवा लिया था। डूब कुएं में मरी एक दिन, और वो लोक लाज के भय से वो कुएं में डूब मरी। उसको भी बहुत ज्यादा दुख और बहुत यातनाएं दी गई, और वो भी इस लोक लाज के भय से कुएं में जाकर डूब मरी। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो यहाँ पर लेखक कवि कह रहे हैं कि वो अपनी पत्नी के लिए कह रहा है कि खैर जो पत्नी होती है वो तो अपनी है पत्नी, लेकिन उसके लिए तो बहुत ज्यादा दुख उसको नहीं है।
क्योंकि संसार में ऐसी भी रीति है कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा विवाह कर लिया जाता है, लेकिन जो जवान लड़के की मृत्यु हुई है उसको वो भूल नहीं पाते हैं और उसकी याद आते ही उसकी छाती में सांप लौटने लगते हैं और छाती फटती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कवि है वो बताते हैं कि उन सब चीजों को याद करके, जो पिछला सुख था उसके जीवन में, उस सुख को याद करके क्षण भर के लिए एक चमक उसकी आंखों में आ जाती है, यानी कि वो क्षण भर के लिए अपनी चीजें याद करता है और मुस्कुरा देता है, लेकिन अगले ही पल तुरंत शून्य में गड़ जाता है, यानी कि तुरंत शून्य हो जाता है, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो तुरंत ही वो शून्य में गड़ जाता है और वो सारी यादें उसको एक तीखी नोक बनकर चुभने लगती है, वो सारी यादें उसको तीखी नोक बनकर चुभने लगती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी जो कविता है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। तो अब हम इस पाठ से जुड़े हुए यहाँ पर कठिन जो प्रश्न है पाठ से जुड़े हुए उनको हम करेंगे अभ्यास के। तो यहाँ पर जो अभ्यास का हमारा पहला प्रश्न है, तो हम पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर करेंगे। तो हमारा अभ्यास के जो प्रश्न है उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा अभ्यास से, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। तो आम तौर पर सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। तो पहला प्रश्न है, आम तौर पर हमें किन किन बातों से डर लगता है। देखिए बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे कि हमें सबसे पहला जो डर है वो लगता है मृत्यु से। दूसरा डर होता है वित्तीय हानि से, यानी कि आर्थिक रूप से ऐसी बहुत बड़ी हानि किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आज के समय में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से इंसान के जीवन जीने के लिए जो आर्थिक स्थिति भी है उसके कहीं ना कहीं काम आती है। और तीसरा अपमान सबसे मेन चीज है, उसके बाद मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीजों से हमें डर लगता है। तो ये कुछ आम चीजें हैं जिनसे हमें अक्सर डर लगता है। दूसरा है, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। यहाँ पर कहा गया है उन आंखों से डरता है मन। तो उन आंखों से यहाँ किसकी ओर संकेत किया गया है, तो उन आंखों से यहाँ किसान की वो जो आंखें हैं, हताश आंखें हैं, बर्बाद आंखें हैं, और जो दुख और दारुण से भरी हुई हैं, जो उदासीन है, उन आंखों से यहाँ पर डरता है, क्योंकि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उन आंखों में अंधेरे के सिवाय, उदासीनता के सिवाय, हताशा और निराशा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उन आंखों से डर लगता है। कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। तो देखिए कवि को उन आंखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उन आंखों में बहुत सारा दर्द है, असीम दर्द है। यानी कि उस किसान ने, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ भी था, देखिए सबसे पहले हमारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे एक तरह से पति पत्नी, बेटा बेटी। तो माँ बाप के लिए बच्चे, बच्चों के लिए माँ बाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए क्योंकि कवि को किसान की उन आंखों से इसीलिए डर लगता है क्योंकि किसान की आंखों में असीम दर्द है, बहुत सारा दुख है, बहुत सारी करुणा है, और उन आंखों में पीड़ा है, विनम्रता है और भय है। और इस तरह से इन सब चीज़ों का सामना करने की हिम्मत कवि के अंदर नहीं है, और इसीलिए कवि के नियंत्रण में ये सारी चीज़ें कवि के नियंत्रण में नहीं है, और इसीलिए कवि को बहुत डर लगता है उन आँखों से, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा दुख है, हताशा है, निराशा है। आगे बढ़ते हैं। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। कवि डर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने किसान की हताशा, किसान की आंखों की जो
पीड़ा है उसका वर्णन क्यों किया है। देखिए, कवि किसान की आंखों से डरता है, लेकिन फिर भी वह उनका वर्णन करता है, उनकी आंखों का वर्णन करता है, क्योंकि वह समाज को, किसानों की पीड़ाओं को और किसानों के साथ जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार हो रहा है, यानी कि किसानों के जितने दुख है, किसानों के जितने साथ हुए जितने भी उपेक्षापूर्ण व्यवहार हैं, उन सभी को वो समाज के सामने रखना चाहता है, समाज को बताना चाहता है, समाज को दिखाना चाहता है। इसीलिए कवि डरते हुए भी किसान की उन आंखों का वर्णन कर रहा है। अगला प्रश्न, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तो क्या वह इन पर कविता लिखता। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तो क्या वह कविता लिखता। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि यदि कवि को उसकी आंखों में कुछ नहीं दिखाई देता या उसकी आंखों से डर नहीं लगता, तो जाहिर सी बात है कि कवि कविता नहीं लिख पाता, क्योंकि उसको कभी भी किसानों के उस दर्द का एहसास नहीं हो पाता, और बिना एहसास के कभी भी कवि कुछ भी नहीं लिख पाता है। देखिए, क्या होता है कि आपको कैसे पता चलेगा, वो चीजें आपके दिमाग में आएंगी कैसे जब आपने देखा नहीं है। तो अगर कवि किसान की आंखों में वो दुख नहीं देखता, वो हताशा, वो निराशा, वो उदासी और एक तरह से वो शून्यता नहीं देखता, तो वो ये कविता बिल्कुल भी नहीं लिख पाता, क्योंकि उसको सोचने के लिए, समझने के लिए कोई चीज ही नहीं मिलती। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला दूसरा प्रश्न है कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया है। तो देखिए, 3 लोग ऐसे हैं कविता में जिनको किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सबसे पहले गांव के वो जमींदार, गांव के वो महाजन, और सबसे मेन जो गांव के कोतवाल हैं। देखिए, अगर किसी को भी कोई परेशानी होती है, किसी से कोई दिक्कत होती है, किसी को किसी चीज का भय होता है, तो वो कोतवाल के पास जाता है। लेकिन अगर कोतवाल ही इस तरह के काम करने लगे तो जनता किसके सामने जाएगी, जनता किससे अपने न्याय की बात करेगी, अपना न्याय किससे मांगेगी। तो कविता में यहाँ पर 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। पहला जमींदार, जिन्होंने किसान के खेत और सारी चीजें छीन ली, और दूसरा महाजन जो थे, यानी कि पूंजीवादी जो लोग थे बड़े बड़े, और नंबर तीसरा कोतवाल। देखिए, जमींदार ने धोखे किए, साजिशों का जाल बिछाया और किसान की से उसकी जमीन, किसान को उसी की जमीन से बेदखल कर दिया, और साथ ही उसके कारिंदों ने किसान के छोटे बेटे को भी मार डाला। और दूसरी ओर महाजन ने अपने मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए अपने घर पर किसान के बैल और गायों की नीलामी करवा दी, और आर्थिक अभाव के कारण किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई, और कोतवाल ने उसकी पुत्र वधू के साथ भी दुष्कर्म किया, और उसकी पीड़ा और लज्जा के कारण किसान की पुत्र वधू ने भी आत्महत्या कर ली, और किसान के साथ इतना अत्याचार होता रहा, और ये तथाकथित समाज देखता रहा। इस तथाकथित समाज का कर्तव्य लोगों की सुरक्षा है, परंतु यह समाज किसान के ऊपर होने वाले अत्याचारों का मूक दर्शक बनकर देखता रहा। जो जमींदार होते हैं, जो महाजन होते हैं, जो कोतवाल होते हैं, इन्हें इसीलिए ही बनाया जाता है ताकि ये जनता की जो ऐसा टाइम है, दुख का समय है, उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें, उनको प्रोत्साहित करें, उनके लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे कि वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर यही लोग जनता को और ज्यादा प्रताड़ित करेंगे, जनता पर अत्याचार करेंगे, जनता को और ज्यादा दुख देंगे, तो फिर इनको तो दोषी कहलाना जरूरी है। तो यहाँ पर इन्हीं 3 लोगों को दोषी बताया गया है। अगला प्रश्न है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर के लिए एक चमक लाती है। जब किसान अपने पिछले सुख के बारे में सोचता है, जब उसका सब कुछ समाप्त हो चुका है
और वो एकांत में बैठा है तो वो अपने पिछले सुख के क्षणों को याद करता है, तो एक क्षण के लिए उसकी आंख में चमक आती है। इसमें किसान के किन किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। देखिए, भले ही उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, भले ही उसके पास बहुत सारे सुख के संसाधन नहीं थे, भले ही वो एक अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं रखता था, लेकिन सुख होता है परिवार से। तो सबसे पहले जो यहाँ पर किसान के जो सुख थे वो हर प्रकार से काफी सुखी था। यानी कि पहली बात है कि वो स्वतंत्र होकर खेती करता था, उसकी अपनी जमीनें थी, वो स्वतंत्र होकर खेती करता था और फसल और खेत उसके अपने थे। उसके पास दुधारू एक गाय थी जिससे उसका परिवार चलता था। एक जोड़ी मजबूत बैल थे जो उसके खेतों में हल चलाते थे, जुताई का काम करते थे। उसकी एक स्वस्थ पत्नी थी, एक युवा बेटा था, एक बहू थी और एक छोटी बेटी थी। इस प्रकार उसका परिवार जो था खुशहाल भी था, अपने स्तर पर खुशहाल भी था और एक समृद्ध भी किसान भी वह था। यानी कि किसान को समृद्ध होने के लिए क्या चाहिए? किसान को समृद्ध होने के लिए ढेर सारा पैसा और सुख के संसाधन नहीं चाहिए कि उसके घर में फ्रिज है, एसी है, कूलर है, ये सब चीजें नहीं चाहिए। उसको चाहिए अपना एक खेत और अपने एक जोड़ी अच्छे बैल और अपने घर पर गाय भैंस जो दूध उसे देते हो और उसका एक छोटा सा परिवार। तो इस तरह से वो पूरी तरह से समृद्ध था और सभी तरीके से संतुष्ट भी था। यानी कि जितना उसके पास था वो संतुष्ट था, उन सब चीजों से खुश था। खुशहाल परिवार की स्मृतियां उसकी आंखों में चमक ला देती हैं। देखिए, उसकी आंखों में क्या चमक लाती है? जो वो अपने खुशहाल परिवार को याद करता है, अपने खुशहाल परिवार की स्मृतियां जब उसके जहन में आती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 4। संदर्भ सहित आश्रय स्पष्ट कीजिए। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। और दूसरा है घर में विधवा रही पोतहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातन। अगला है पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखे नोक सदृश बन जाती। सबसे पहले वाले का यहाँ पर हम यहाँ पर अर्थ स्पष्ट करेंगे। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। पहला तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां ससंदर्भ आपने व्याख्या करनी है। तो प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक आरोह भाग में संकलित कविता वे आंखें से उद्धृत है, जिसके रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी। इन पंक्तियों में महाजनी अत्याचार यानी कि जो महाजन लोग हैं उनके अत्याचारों से पीड़ित किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया है। तो क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि किसान को अपनी गाय से बहुत ही ज्यादा विशेष स्नेह था। यानी कि वो किसी को भी दुहाने के लिए अपने पास नहीं आने देती थी और उजरी भी उससे उतना ही अत्यधिक स्नेह रखती थी कि उसी के अलावा किसी से दूध नहीं दुहाती थी। और नीलामी के बाद उसने दूध देना बंद कर दिया है, क्योंकि अब वो केवल और केवल किसान जितना उससे प्रेम करता था वो भी किसान से उतना ही प्रेम करती थी। और अब क्योंकि उसकी नीलामी हो चुकी थी और वो किसान के अलावा किसी को दूध नहीं देती थी, तो अब उसने भी दूध देना बंद कर दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर पहला हमारा जो यहाँ पर काव्यांश दिया गया है उसको हमने क्लियर कर लिया। अगला है घर में विधवा रही पोतहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातन। ससंदर्भ व्याख्या करनी है तो सेम बिल्कुल लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और इन पंक्तियों में किसान के बेटे की मृत्यु का दोषी उसकी पुत्र वधू को ठहराया गया है, क्योंकि ये जो बात है ये महिलाओं पर अत्याचार और उनकी पराकाष्ठा का एक उदाहरण है।
जैसे महिलाओं पर जो अत्याचार किए जाते थे, महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता था। और देखिए उसके बेटे की मृत्यु हुई है, तो इस कारण कि तुम्हारी शादी के तुरंत बाद ही मेरे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, इसके लिए उसको पति की मृत्यु का दोषी बताया गया है। तो आश्रय स्पष्ट करते हैं, किसान के घर में विधवा पोतहू ही बची थी, क्योंकि देखिए उसके बेटे को सबसे पहले मार दिया गया था, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, पत्नी की मृत्यु के तुरंत बाद ही 2 दिन बाद ही उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी। तो अब उसके घर में केवल उसकी विधवा पोतहू ही बची थी, जिसका नाम लक्ष्मी था। लेकिन उसे पति घातन कहा जाता था, यानी कि पति की हत्या करने वाला माना जाता था, क्योंकि विधवाओं के प्रति उस समय पर समाज में एक नकारात्मक दृष्टिकोण था कि विधवा जो महिलाएं थी उनको सम्मान नहीं दिया जाता था, उनको किसी भी शुभ कार्य में नहीं आने दिया जाता था, और निर्दोष होने के बाद भी एक विधवा महिला के प्रति सहानुभूति होने के स्थान पर उसे अपनी ही पति की मौत का कारण बताया जाता था। यानी कि क्योंकि उन विधवाओं के प्रति सम्मान उस समय, सम्मान की दृष्टि से उस समय नहीं देखा जाता था। तो देखिए क्या तो उसके लिए सहानुभूति दिखानी चाहिए कि उसकी फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा है, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, अब वो अकेली है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको उसकी ही पति की हत्यारन माना जाता था। तो इस तरह से ये पंक्ति भी हमारी क्लियर होती है। लास्ट हमारा यहाँ पर था, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाता। तो देखिए अंतिम जो यहाँ पर भावार्थ जिसको हमने यहाँ पर पढ़ना है वो है, संदर्भ बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आंखें कविता से ली गई है, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और इन पंक्तियों में कवि द्वारा भारतीय किसानों के भयानक शोषण और उनकी दुर्दशा का वर्णन किया है। तो इस तरह से आप उसका आशय स्पष्ट करेंगे। कवि कहते हैं कि जब किसान अपने पिछले खुशहाल दिनों को याद करता है, अपने अच्छे दिनों को याद करता है, तो उसकी आंखों में एक पल के लिए खुशी चमक उठती है, उसकी आंखों में एक पल के लिए खुशी आ जाती है, लेकिन अगले ही पल, अगले ही क्षण, क्योंकि वो सारी चीजें, वर्तमान की सच्चाई जब उसके सामने आती है, क्योंकि ये सारी चीजें केवल 1 सेकंड के लिए उसके लिए आती है, क्योंकि वो अब शोक में डूबा हुआ है, दुख में डूबा हुआ है, और दुख में डूबे डूबे कभी कभी जब उसको एक अच्छे दिन याद आते हैं तो उसकी आंखों में चमक आती है, और 1 सेकंड बाद ही जब उसको सच्चाई फिर से पता चलती है, और जब सच्चाई के बारे में वो सोचता है तो उसके सारे विचार वहीं पर शून्य हो जाते हैं, उसकी टकटकी वाली नजर चुभने लगती है। यानी कि जो आंखें, जिन आंखों में अभी अभी चमक आई थी, उन आंखों में वो जो यादें थी उसको एक तरह से बहुत तेज एक दर्द बनकर चुभने लगती है। अगला प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर देखिए, घर में विधवा रही पोतहू, खैर पैर की जूती जोरू, जोरू एक न सही दूजी आती। 3 पंक्तियां देखिए, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। कक्षा 11 में पढ़ने वाले आप बच्चे हैं, और काफी सारी चीजों की समझ अब आपको हो चुकी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप खुद से अब ऑब्जर्व कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो यहाँ पर 3 पंक्तियां दी गई है, घर में विधवा रही पोतहू, खैर पैर की जूती जोरू। देखिए इसको आगे कंप्लीट भी करना है। लक्ष्मी, नाम लक्ष्मी पर पति घातन, ठीक है। और फिर अगली पंक्ति, अगला जो यहाँ पर पंक्ति ली गई है, खैर पैर की जूती जोरू, एक ना सही दूजी आती। तो इन पंक्तियों को आप ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज में और वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखेंगे। पंक्तियां आपने ये वाली ध्यान में रखनी है।
तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये तीनों पंक्तियां आपको दिखाई गई है, तो साफ साफ यहाँ पर पता चल रहा है कि उस समय पर जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बहुत ज्यादा दयनीय थी। बहुत ही ज्यादा उनको एक तरह से एक तरह से सम्मान उनको नहीं मिलता था। बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा शोषण उनका किया जाता था। तो क्योंकि देखिए हर जगह पर यहाँ पर प्रयोग किया गया है, एक पैर की जूती उन्हें नाम दिया है। दूसरा कहा गया है कि एक न सही दूसरी आती, यानी कि कोई बात नहीं, अगर एक की मृत्यु हो चुकी है तो दूसरी आ जाएगी। और विधवा पोतहू के बारे में कहा गया है कि नाम भले ही उसका लक्ष्मी हो लेकिन उसको पति घातन माना जाता है। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में स्त्री की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। ये तीनों ही पंक्तियां ऐसी हैं जिसमें साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि स्थितियों की स्थिति कितनी ज्यादा दयनीय थी उस समय पर। विधवा महिला के स्थान पर के साथ सहानुभूति रखने के स्थान पर उसे अपने पति की हत्यारन घोषित कर दिया जाता है। और देखिए कोतवाल उसे बिना किसी कारण के धमकी देता है और उसके साथ दुष्कर्म करने से भी नहीं चूकता, क्योंकि वो सोचता है कि इसका अब कोई नहीं है, इसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसको सहानुभूति देने वाला कोई नहीं है। तो वो भी इस तरह से उस पर अत्याचार करता है, जुल्म करता है। और इसी पीड़ा के कारण वह आत्महत्या करने पर मजबूर भी हो जाती है। देखिए क्योंकि उसको इतना ज्यादा सताया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेती है। और अगर यही सारी चीजें हम वर्तमान युग की बात करें तो अब स्त्रियों की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है पहले से। सारे चेंजेस आप देख रहे हैं। अब स्त्रियों की स्थिति पहले जैसी नहीं रह गई है। अब उनके पास भी पुरुषों के समान ही बहुत सारे अधिकार हैं। समाज में अब उसे एक नए सिरे से उन्नत दृष्टिकोण से समाज स्त्रियों को देखता है। उनके पास पुरुषों के समान अवसर भी है। स्त्रियां सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं और अपना लोहा मनवा रही हैं। पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण अपने चरम पर है और महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पदों पर भी अपनी स्थिति साबित की है और अपने पदों की भूमिका की गरिमा उतनी ही अच्छे से निभाई है। आज शिक्षा, खेल, साहित्य, कला, विज्ञान, चिकित्सा, शासन कार्य जैसे क्षेत्रों में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। इसके अलावा वह सैनिक बनकर देश सेवा भी कर रही हैं और स्त्रियां अब अबला नहीं है परंतु अपितु अपराजिता हैं। तो इस तरह से काफी सारे चेंजेस आए हैं आज महिलाओं की स्थिति में और महिलाओं के प्रति समाज की सोच में। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए सारे प्रश्नों उत्तर लगभग हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अब कविता के आसपास देखिए, कविता को हमने 2 बार पढ़ लिया है। लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से भावार्थ क्लियर किया गया था। अभी इस बार रिवाइज भी कर लिया है, प्रश्नों उत्तर भी कर लिए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अभी कोई डाउट यहाँ पर आपके लिए होगा। तो पाठ के आसपास से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं इनको आप ज़रूर करें। काफ़ी कुछ और चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी अगर इस चैप्टर से हो तो नेक्स्ट सेशन में ज़रूर डिस्कस करें। तो चैप्टर तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो ही गया है, इसको घर पर एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।